हेलो। वन सेकेंड। हाँ सर, वॉइस आ रहा आपका। ऑडियो का मुझे इशू लग रहा है। सर आपका वॉइस आ रहा। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं महारानी फिल्म से आए हुए विधायक, या यूँ कह सकेंगे हम वित्त मंत्री, आज हमारे साथ मौजूद हैं। तो पंकज सर, हमका हार्दिक स्वागत करते हैं हमारे क्रिएटिविटी पीकेपी ब्लॉग में। थैंक यू प्रदीप, थैंक यू सो मच। क्रिएटिविटी फीचर ब्लॉग पे बुलाने के लिए बहुत धन्यवाद। सर, कैसा रहा आपका ये वित्त मंत्री का सफर? वित्त मंत्री का सफर बड़ा इंटरेस्टिंग रहा है, बड़ा कमाल का रहा, बड़ा इंटरेस्टिंग रहा। तो प्रतीक, बेसिकली शुरू कहाँ से करें, बताइए। सर शुरू करते हैं आपका स्टार्टिंग से। आप बेसिकली बिहार से हैं, चंपारण से। तो हाँ जी कैसे मेरे बारे में जानकारी आपने निकाला हुआ है। यस सर, कैसे आप पहुंचे ये बॉम्बे तक और महारानी तक, कितना स्ट्रगल करना पड़ा? तो ओके, चलिए शुरू करते हैं प्रतीक। मैं बेसिकली बिहार के मोतिहारी जिला, जो पूर्वी चंपारण जिला है, वहाँ अररिया गांव है घोड़ासहान प्रखंड में, तो मैं वहां से बिलोंग करता हूँ। और नॉर्मल बच्चा जैसे होता है वो बिहार का मिडिल क्लास फैमिली का, तो एक नॉर्मल बच्चा शुरू से था, लेकिन पढ़ने में मैं बहुत पढ़ाकू था, बड़ा मेधावी काइंड का था। और सिर्फ पढ़ता था और कुछ नहीं आता था, पढ़ने के अलावा कुछ नहीं आता। तो मैं बहुत पढ़ता था और स्कूल टॉपर था, गोल्ड मेडलिस्ट था, ये सारी चीजें थी। बट मुझे लगता है कि जीन्स में कहीं ना कहीं ये अभिनय मेरे रहा है। मेरे दादाजी बहुत इंटरेस्ट लेते थे ऑर्गेनाइज करने के लिए, दरवाजे पे वो ग्रुप्स को बुलाते थे, तो बहुत सारे प्ले करते थे, फोक प्ले जो नाटक होता है, सती सावित्री, रामायण हो गया, सती बिहुला, इस टाइप का जो नाटक होता था, वो बचपन की यादें हैं जो दरवाजे पे बुला के। और इस तरह का जो है वो कार्यक्रम होता था, पूरा गांव जो है मेरे दरवाजे पे उमड़ता था। ये लगभग 10 दिन 15 दिन का एक पूरा कार्यक्रम होता था, है ना। उस कार्यक्रम को दादाजी ऑर्गेनाइज करवाते थे और मैं बहुत छोटा था, तो मुझे ज्यादा कुछ समझ में आता नहीं था, लेकिन मजा आता था मुझे देख के, है ना। अच्छा लगता था कि जो कुछ भी हो रहा होता वो बड़ा इंटरेस्टिंग लगता था। और मुझे बड़ा, बहुत छोटा था मैं, बहुत छोटा था एक्चुअली। तो मेरे गांव के बगल में एक गांव है छोटा सा, तो वहां पे एक बड़े कमाल के इंसान रहते थे, जो कृष्ण जन्माष्टमी पे मेला वगैरह लगता था। तो मेरे दरवाजे पे जन्माष्टमी के उसमें ना प्रोग्राम में नाटक होता था, कृष्ण जी का, कृष्ण जी के ऊपर जन्माष्टमी में नाटक होता था। मेरे पिताजी जो है वो बड़े मतलब मेरे बड़े, जब मैं थोड़ा बड़ा हो गया तो उन्होंने छोड़ दिया था इन सारी चीजों को, लेकिन गाना और थिएटर की एक्टिविटीज से बहुत जुड़े थे। तो लेकिन तो आपका ये अभिनय का रुचि बचपन से ही रहा? पढ़ने के साथ साथ आपका अभिनय में भी रुचि बचपन से ही रहा? रुचि पता नहीं, वो शायद हो सकता है बाय बर्थ हो, लेकिन मुझे पढ़ाई में मन लगता था शुरू से, तो पढ़ने में ही मन लगता था। और वैसा कोई माहौल था ही नहीं, नाटक वगैरह का वैसा बहुत ज्यादा माहौल नहीं था जब मैं बड़ा हो गया। ये मैं बात कर रहा हूँ जब मैं बिल्कुल होश संभाल रहा था, छोटा था, तो तब की बात है। जब मैं बहुत मतलब 10th क्लास, 8th क्लास, 5th क्लास में आ गया, उस वक्त तक तो ये सब खत्म हो चुका था, बहुत ज्यादा नहीं था। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ जब मैं छोटा था, तो उस वक्त किस तरह की गतिविधियां होती थी, और मुझे याद है वो सारी चीजें, कि पिताजी नाटक ग्रुप एक बना लिया गांव में, लोगों के साथ मिलके, अपने अपने हम उम्र जो उनके होते थे, और उसके साथ मिलकर नाटक करते थे। नाटक की किताब खरीद के लाए स्टेशन पर से, व्हीलर्स की दुकान से, एच व्हीलर्स की दुकान से, और उस नाटक को तैयार करके वो लोग करते थे। तो मैंने वो देखा, मुझे वो याद है अच्छे से। और गाना बहुत अच्छा, रफी साहब का गाना बहुत अच्छा मेरे पिताजी गाते थे, तो वो मुझे लगता है कि कुछ कुछ ग्लिम्सेस हैं। एक बार वो नाटक कर रहे थे, मैं दरवाजे पे दादाजी की गोद में बैठा हुआ था, कुर्सियां लगी हुई थी,
और उस नाटक के दौरान मेरे पिताजी को ये था कि उनके पेट में ना वो पहले जैसे खून निकालने का सीन है तो गुब्बारे में रंग वंग भर के उन्होंने कर दिया होगा, और उसको कुछ ऐसे मारा तो फूट गया, तो बहुत सारा खून निकलने लगा, मतलब रंग निकलने लगा। तो मैं बचपन मुझे लगा, चिल्लाने लगा कि यार ये क्या है, मतलब मार दिया ऐसा करके, और मैं भागा वहां से कुर्सी से उतर के। तो दादाजी पीछे पीछे जाके बहुत शांत करा रहे, मैं शांति नहीं हो रहा। तो उन्होंने फिर मेरे पिताजी से बैक स्टेज में ले जाके मिलवाया कि देखो कुछ नहीं हुआ है, ठीक है, ऐसे ही नाटक चल रहा है, नाटक हो रहा है। तो वो सारी यादें हैं। मेरे दादाजी फिल्म देखते थे बहुत अच्छी, उस वक्त की भोजपुरी फिल्में, माई फिल्म, गंगा किनारे मोरा गांव, इस तरह की फिल्में लगती थी, तो वो मुझे याद है। तो आज कहीं ना कहीं इस आज जो अपने महारानी में वेब सीरीज किया, इसके पीछे दादाजी का भी हाथ रहा है। बहुत बड़ा हाथ है, बहुत बड़ा हाथ है, बहुत बड़ा हाथ है, और मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि कहीं ना कहीं वो चीजें मेरे अंदर वहीं से आई, डेफिनेटली। और तो मैं थोड़ा शॉर्टकट करता हूँ कि उसके बाद क्या हुआ कि पढ़ाई में मैंने जैसे बताया आपको, सब लोग ये लगे थे कि भाई इस पे इस तरह का कोई असर ना पड़े, तो पिताजी ने गाना वाना छोड़ दिया था, थिएटर ग्रुप छोड़ दिया था, और मेरे साथ ये था कि सिर्फ पढ़ो पढ़ो पढ़ो, तो पढ़ना है। तो मैं भी पढ़ने लगा, मुझे लगा कि जीवन में आदमी आता ही है सिर्फ पढ़ने के लिए और कुछ करने नहीं आता। तो डिसिप्लिन का जो एक माहौल था, बड़ा खतरनाक डिसिप्लिन था मेरे आसपास, बहुत ही स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन था, जिसे देखो वही आगे पढ़ाने की बात करता था कि पढ़ाई करो पढ़ाई। तो मुझे लगता था कि बचपन में आपका सिर्फ काम ये होता है कि पढ़ाई करना और कुछ नहीं करना, खेलना कूदना भी नहीं है, फिल्म नहीं देखना है। और बाद में जब थोड़ा सा बड़ा हुआ तो हमारे यहाँ सर्कस आता था बहुत ज्यादा, तो सर्कस में अगर हम चले जाते थे गलती से तो पिटाई होती थी, शाम को पिताजी जो है वो पिटाई करते थे। और फिल्म देखने अगर चले गए दादी के साथ, कभी क्योंकि दादी जाती थी भोजपुरी फिल्म में, जैसे मैंने कहा दादाजी वगैरह जाती थी, तो मैं चला गया तो पिताजी आते थे तो जॉब से, तो फिर वो और डांट सुननी पड़ती थी, कई बार पिटाई होती थी, तो वो सब मुझे याद है। फिर उसके बाद धीरे धीरे लगा कि नहीं ये सब बेकार चीज है, अकॉर्डिंग टू देम, मतलब उस वक्त के डिसिप्लिन के हिसाब से, तो मैंने फिर छोड़ के पढ़ाई पे लगने लग गया। बाद में मुझे याद है ज्ञान प्रकाश आर्य मेरे लाइफ में एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंसान, मेरे गुरु जी, मैं उनको पहला गुरु कहूंगा जो मेरे अंदर संगीत और नाटक को एक रूप दिया, एक आकार। मेरे दरवाजे पे रहने लगे थे, पहले तो आए मुखिया के गांव, मुखिया के रहते थे, बाद में मेरे दरवाजे पे स्कूल खोलते थे और संस्कृत का, वेद का, इस तरह का प्रचार करते थे, और सनातन धर्म, हिंदुत्व, इस तरह की चीजों में उनको बहुत महारत हासिल था, और हासिल है, आज भी है, जिंदा है। और कलाकार एक बहुत कमाल के, मतलब मैं बोलता हूँ कि कला का कोई भी ऐसी कला की विधा नहीं होगी जिसमें पारंगत नहीं थे, हर एक विधा में पारंगत थे। तो सबसे पहले उन्होंने एक अचानक से मुझे याद है कि स्टेज पे तो बहुत मुझे भाषण तो वगैरह दिलवाते थे, 26 जनवरी 15 अगस्त पे, या कोई कार्यक्रम हुआ तो उस पर मुझे याद है कि मैं 36 पेज और 50 पेज का भाषण देता था। स्कूल का प्रोग्राम होता था या ऐसे नॉर्मल कोई? नहीं, स्कूल का प्रोग्राम होता था, प्लस नॉर्मल भी कई बार होता था, लेकिन मोस्टली स्कूल के प्रोग्राम से होते थे, तो उसमें मैं भाषण देता था। और एक बार याद है कि गांव में घर पे चूंकि मेरे रहते थे, तो उन्होंने अचानक से एक दिन कहा दोपहर को कि तुमको मैं भिखारी बनाता हूँ, तुम एक कटोरा पकड़ो हाथ में और जाके भीख मांगो, और अपने घर पे जाके भीख मांग के दिखाओ पहचानते हैं कि नहीं। मुझे याद है प्रतीक, मैं वो उन्होंने क्या किया, पूरा वो राख जो होता है, कोयला, राख वाख से पूरा ऐसे कलर कर दिया मेरे पूरे बॉडी को, फटे कपड़े पहना दिए, और एक टूटा फूटा कटोरी हाथ में पकड़ा दिया था। और मैं अपने गांव के पड़ोस वड़ोस से घूम घूम के भी, कोई किसी ने नहीं पहचाना, बच्चे दौड़ रहे थे मेरे पीछे पीछे, उनको लगा कि नया भिखारी कहाँ से आ गया। तो भिखारियों का भी अपना एक जो है वो एक ग्रुप होता है, एक एरिया होता है, तो उस एरिया में मैं नया भिखारी घुसपैठ कर गया था उनके हिसाब से। तो बच्चे दौड़ रहे थे मेरे पीछे, और भीख मांगते मांगते मैं अपने घर पे आया, तो मेरी माँ से मैंने भीख मांगा तो वो पहचानी नहीं। और ये कमाल का एक एक्सपीरियंस था प्रतीक। फिर गुरुजी ने कहा कि तुम सक्सेसफुल हो गए, मतलब सफल रहे तुम इस चीज में, तो वो चीज मुझे बहुत इम्पैक्टफुल था मेरे दिमाग में कहीं। बाद में ये चीज खत्म हो गया, उसके बाद सीधा पढ़ाई लिखाई शुरू हो गया मेरा। 10th क्लास घोड़ासान में एक स्कूल है, प्राइवेट स्कूल ज्ञान ज्योति, वहां से मैं 10th क्लास करके बाहर निकला और सीधा सीतामढ़ी आ गया। 10+2 में एडमिशन हुआ सीतामढ़ी से। 10+2 करने के बाद में अब बड़ा कंफ्यूजन था घर पे, पिताजी का, मेरे प्रिंसिपल का, कि एक बोले कि वो डॉक्टर बनेगा, एक कहते थे कि आईएएस करेगा, तो बहुत सारी चीजें एक साथ हो गया था कि मैं करूं क्या। मतलब मुझसे कोई नहीं पूछ रहा था कि मुझे क्या करना है, हाँ वो सब अपनी अपनी राय दे रहे थे। किसी को था कि वो ये डॉक्टर बनेगा,
दादाजी बोलते थे आईएएस बनेगा। या आईएएस। तो वो अपने मेरे हाँ प्रिंसिपल बोलते थे, मेरे स्कूल के जो पिताजी के बड़े अच्छे दोस्त थे, मतलब साथ में पढ़े हुए थे, वो बोलते थे कि डॉक्टर बनाइए इसको, क्योंकि इसका बायोलॉजी और सब बहुत, साइंस बहुत कमाल है इसका। तो वो था। फिर इसी कंफ्यूजन में मैं चला गया पटना। पटना में 1 साल में रहा, वहां से ऐसे ही टाइम पास हुआ, 1 साल कुछ किया नहीं। और डॉक्टरी मेडिकल का कुछ मुझे इंटरेस्ट था नहीं, दूर दूर तक कोई इंटरेस्ट नहीं, क्योंकि मुझसे कोई पूछता ही नहीं था कि मेरा इंटरेस्ट क्या है। और उसके बाद मैंने पूरा वहां का सामान वामान ऐसे ही एक दिन गुस्से में उठाया और मुजफ्फरपुर आ गया। आरडीएस कॉलेज में ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया इंग्लिश में, और मैं इंग्लिश में ग्रेजुएट हूँ। और एडमिशन लेते के साथ ही मैंने वहां थिएटर ग्रुप ज्वाइन कर लिया, बिहार स्कूल ऑफ म्यूजिक एंड ड्रामा, जो उत्पल कुमार और मुकुल बंदोपाध्याय चलाते रहे। और उसके बाद डॉक्टर अश्विनी कुमार जी से, मेरे गुरुजी हैं जो म्यूजिक के, उनसे मैंने गाना सीखना शुरू कर दिया। तब तक मैं रफी साहब को बहुत फॉलो करता था और काफी गाने गाता, बहुत अच्छा गाता था लोगों के हिसाब से। लेकिन एक शेप देना जो होता है ना, पता है कि आपको कोई ये बोले कि हाँ भाई बहुत अच्छा गाते हो, या तुम्हारी तुम्हें एक अभिनय की कमाल की प्रतिभा है, तो ये बोलने वाला कोई नहीं था। तो ये जो जब मैंने ज्वाइन किया, तो उन्होंने मेरे अंदर की उस प्रतिभा को उकेरना शुरू किया और एक शेप देना शुरू किया। उसमें उत्पल कुमार जी का बहुत बड़ा हाथ है। कलकत्ता में रहते हैं, हालांकि आजकल वो इंस्टीट्यूट अब नहीं चलता है, बहुत फेमस रहा बीएसएमबी रेपर्टरी कंपनी। मुझे याद है कि अंधा युग हो गया, प्रेमचंद्र के बहुत सारे नाटकों का कोलाज बना के हम लोग पटना कालिदास संग्रहालय में बहुत सारे नाटक किए थे, मुझे याद है। तो वो सब हम करते थे, और साथ में ग्रेजुएशन भी चल रहा था। लेकिन अब ग्रेजुएशन में मन नहीं लगता था, इंग्लिश ले लिया था क्योंकि इंग्लिश बहुत अच्छा था मेरा। तो मैं हंसते खेलते 2nd डिवीजन हो गया ग्रेजुएशन का, और वहां से ग्रेजुएशन 2001 का सेशन था, लेकिन सर्टिफिकेट हमें 2002 में मिला जो है। उसके बाद फिर 2003 में हम वहां से निकले और सीधा दिल्ली आ गए, क्योंकि घर वालों को मैंने कहा कि मास कॉम करने जा रहा हूँ, लेकिन करना था एक्टिंग, थिएटर करना था। तो बहाना बना के मैं आ गया, और वहां मास्को में मैंने कुछ एग्जाम भी दिए, तो मास्को में हो भी गया मेरा 2-3 जगह। लेकिन तब तक ये था कि पिताजी के घर की हालत मेरी उतनी अच्छी नहीं थी उस वक्त। तो उन्होंने कहा कि रुक जाओ थोड़ा, फिर थोड़ा अच्छा संभल जाते हैं, तो 1 साल के बाद एडमिशन ले लेना। मुझे भी मौका मिल गया, और मैं मंडी हाउस, आपने सुना होगा दिल्ली का मंडी हाउस थिएटर का बड़ा हॉल है, वहां मैंने जो है वो नाटक मैंने करना शुरू कर दिया। वहां पे एनएसडी के अंदर में, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के अंदर श्रुति एक कार्यक्रम होता था, जो हर महीने के तीसरे शुक्रवार को शायद, जैसा मुझे याद है, होता था। तो श्रुति में मैं हिस्सा लेने लगा था, फ्रीलांसिंग लोगों के साथ नाटक करने लगा था। और उसी दौरान दिलीप शंकर जी से मेरी मुलाकात हुई, जो मेरे गुरु हैं आज तक, और बहुत बड़ा योगदान है उनका मेरे अभिनय के इस जर्नी में। सेंटर फॉर क्रिएटिव एक्सप्रेशन उनके ग्रुप का नाम है। मैंने वहां ज्वाइन कर लिया, और दिलीप जी ने फिर मांझना शुरू किया, और जितना वो संभव हो सकता था उन्होंने मेरे अंदर के उस अभिनेता को कुरेद के निकालना शुरू किया। और उसी दौरान प्रतीक फिर बहुत सारे मंडी हाउस के बड़े बड़े जो नाटक के ग्रुप थे और डायरेक्टर थे, उनके साथ मैंने काम करना शुरू कर दिया, जिसमें लुशन दुबे, रॉयस्टन एबल, एम.के. रैना, मोहन महर्षि, रंजीत कपूर सर, तमाम बड़े बड़े जो स्टालवर्ड्स हैं, बेसिकली थिएटर के स्टालवर्ड्स हैं, तो उन लोगों के साथ में नाटक करना शुरू कर दिया। तो ये जर्नी थी। दिल्ली में फिर वो नाटक करते हुए मैंने कुछ ऐड फिल्में कर ली। जननी सुरक्षा योजना का एक ऐड बड़ा फेमस हुआ था, फिर नो स्मोकिंग करके एक ऐड था, फिर कुछ इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स मैंने कर लिए थे। दिलीप शंकर जी बहुत बड़े कास्टिंग डायरेक्टर हैं, इंटरनेशनल फिल्मों की कास्टिंग करते हैं, और कमाल के डायरेक्टर हैं, स्टेज के बजे हुए लोग हैं, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। तो वही कास्टिंग कर रहे थे, तो दिल्ली 6 करके एक फिल्म आई थी, उसमें उन्होंने कास्टिंग कर दी थी। ब्लैक एंड व्हाइट एक फिल्म में रोल मिल गया था मुझे, नो स्मोकिंग, और उसके बाद द लास्ट वायसराय ऑफ इंडिया, बीबीसी का ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म थी, उसमें एक पत्रकार का रोल मिल गया था, वो मैंने कर लिया था। तो इस तरह की चीजें वहां पे हो रही थी दिल्ली में, शूट में कर रहा था। क्योंकि जीना इसी का नाम है, एक सीरियल आपने सुना होगा, दूरदर्शन पे आता था, क्योंकि जीना इसी का नाम है, उमेश, हाँ जी। तो 2nd सीजन जो है उसका मैंने कर लिया था, उमेश बिष्ट उसके डायरेक्टर थे। 2nd सीजन में बड़ा रोल मिल गया था, तो 1 साल तक हम शूट किए, और उसी दौरान मैं मुंबई शिफ्ट हो गया था 2009 में। तो मुंबई जाने पे कैसा, जाने में आपको वहाँ के एनवायरनमेंट में रहने में कुछ अंतर लगा हो क्या? प्रत्येक बॉम्बे में एक तो कोई जानने वाला था नहीं, सबसे पहला तो
कोई जानता नहीं था, कोई रिश्तेदार भी नहीं था। हाँ, एक रिश्तेदार रहते हुए हैं आज भी पनवेल में, जो मुंबई से बहुत दूर है, मतलब पनवेल से भी और आगे वो बेसिकली रहते हैं। तो वहां पे हो जाता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, कलमबोली के आसपास में इनका वो रहना होता है। तो मैं उनसे बात करके, मेरी छोटी बुआ है बेसिकली, तो मैं उनसे बात करके और सामान वामान लेके 2009 फरवरी में शिफ्ट हो गया, बिना कुछ ज्यादा आगे पीछे सोचे। क्योंकि दिल्ली में कई लोगों ने मुझे बोला था थिएटर के दौरान कि पंकज तुम बॉम्बे क्यों नहीं जाते, 7-8 साल मेरा दिल्ली में हो गया था। तो उनके हिसाब से अगर आगे काम करना चाहते हो और आगे कुछ फिल्मों में काम करना है इस तरह से, तो बॉम्बे ही जाना पड़ेगा। तो मुझे भी लगा कि यार चलो ठीक है, बॉम्बे चलते हैं फिर, ज्यादा सोचना क्या है इसमें। तो मैं आ गया 2009 के फरवरी में, और रोज वो 6 घंटे का वहां से अंधेरी कलमबोली से वो सफर शुरू हुआ। बहुत थकावना सफर था। उस सफर में हम सिर्फ फोटो बांटते थे, और मेरे पास एक फिल्म डायरेक्टरी थी, उस डायरेक्टरी से मैं लोगों के नंबर निकाल के सबको मैं फोन करता था। उसमें जितने हजारों डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर, सबको फोन करता, जो मिलता था सबको फोन करता। तो बहुत जगह लोगों ने बुला लिया ऑफिस में, तो मैं फोटो, उस जमाने में फोटो होता था एक्चुअली, फोटो के पीछे नाम और नंबर लिख के हम पहुंच जाते थे। 6 घंटा, मतलब 3 घंटा आना और 3 घंटा जाना। तो अंधेरी में 6 महीने तो चला, लेकिन उसके बाद में प्रत्येक मेरी हालत खराब हो गई। और उसी दौरान दिल्ली से कॉल आ गया, क्योंकि जिना इसी का नाम वालों का, कि एक दिन का शूट रह गया है, आपको क्या बात है। तो उन्होंने टिकट दिया अच्छे एसी ओसी का, सेकंड एसी का। मैं चला गया दिल्ली, और फिर सोचा कि चलो ये बहाना है, यहाँ से भाग लो, मतलब गलत शहर में आ गए हो। वो लोकल की भीड़ बॉम्बे की, और बड़ा डरावना था यार, एक बार में। तो मैं दिल्ली गया और वहां नाटक वाटक करके, फिर मैं साथ में वो शूटिंग खत्म हुआ तो वीके सर के साथ रामायण कर रहा था, जब पहले 2006-7 में शुरू हुआ था। तो मैं राम का रोल प्ले करता था, और रामायण द म्यूजिकल प्ले था। उसमें कुछ शोज निकल आए, तो मैंने कुछ वो शो भी कर लिए दिल्ली में। और उसके बाद लगा कि चलो अब थिएटर करेंगे यहीं पे, तो मैं अब दोबारा नहीं जाऊंगा। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था शायद। मेरा एक दोस्त अंधेरी शिफ्ट हो रहा था, उसने बोला पंकज भाई आप आ जाओ अगर आप आना चाहते हो मेरे साथ। मैंने कहा ठीक है भाई। तो मैं उसके साथ में शिफ्ट हो गया, और सीधा पनवेल से अपना वो कलमबोली से सामान वामान लेकर अंधेरी। और फिर बॉम्बे का सफर जो है वो शुरू हुआ, थकाना, डरावना, टॉर्चर वाला, रिजेक्शन वाला सफर। काफी उतार चढ़ाव आपने देखे, इसका मतलब। हाँ जी, हाँ जी, शक्ल से लग रहा होगा मेरी, और मेरी बात से भी लग रहा होगा। देखे तो है, बहुत देखे भाई, बहुत। आपका तो, आपके वेबसाइट पे मैंने विजिट किया, आपको गौतम बुद्ध काफी पसंद आते हैं। जी जी, महात्मा बुद्ध मेरे चाहते इसलिए हैं कि बिहार से मैं हूँ, और बिहार से गौतम बुद्ध को ही ज्ञान प्राप्ति जो है बिहार में हुआ था, गया, बोध गया में। तो डेफिनेटली बोध गया कि जो महात्मा बुद्ध, क्योंकि मैं मेडिटेशन भी करता हूँ बहुत ज्यादा, बहुत इंटेंस मेडिटेशन में मैं अध्यात्म, स्पिरिचुअलिज्म, सनातन, इन चीजों में मुझे बहुत शौक है, मुझे मजा आता है इस तरह की चीजों को खंगालना, पढ़ना, उसके बारे में प्रैक्टिस करना। तो मैं बहुत ज्यादा इन चीजों में हूँ। तो सर हम आपके इस कैरेक्टर के बारे में, जो आप मंत्री जी बने, इस कैरेक्टर के बारे में हम जानना चाहेंगे पहले तो। क्या चलिए प्रतीक, तो मैं अभी बॉम्बे का अपना ये पूरा सफर खत्म करके 12-13 साल का सीधा हम आते हैं महारानी पे। उस बीच में तो बहुत कुछ हुआ मेरे साथ, काफी उठापटक, डिप्रेशन का दौर भी मैंने देखा, जब मैं डिप्रेशन से गुजर रहा था एक समय में। सर ये तो वो सब हुआ, फिर कुछ। ये डिप्रेशन का काफी, ये बहुत खराब ये होता है, काफी लोग के ये में सुनने को मिलता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो वो खराब तो है, लेकिन है तो है, आपको गुजरना पड़ता है। मतलब अगर आप इतने लंबे सफर में हो, आपका कोई बैकग्राउंड नहीं है, कोई फाइनेंशियल बैकअप नहीं है, तो चीजें डेफिनेटली बिगड़ती हैं और आप परेशान होते हैं। लेकिन मैं फिर भी डबिंग करके, एक्टिंग वर्कशॉप करके, कुछ और चीजों से अपने आप को सर्वाइव करने की कोशिश कर रहा था। मैं आज भी वही कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि इस कैरेक्टर के बाद में, दिवाकर के बाद चीजें थोड़ी सी बदलती नजर आ रही है, लोग कॉल कर रहे हैं, बातें हो रही हैं, और कुछ और प्रोजेक्ट आने की चांस है। सर आपने जो पेशेंस रखा आज, उसी का ये है, नहीं तो बहुत लोग पेशेंस नहीं होता है। सबसे अच्छा है कि आप। हाँ जी, हाँ, राइट। और आज तो हाँ सर बताइए। प्रत्येक हुआ क्या कि ये सब, खैर वो डिप्रेशन की बात नहीं करते हैं हम, बड़ा डिप्रेसिव होता है वो डिप्रेशन के बाद। उसको कट कर देते हैं। हाँ सर। हाँ, तो महारानी बेसिकली लास्ट ईयर, तुमको पता है लॉकडाउन हुआ था, तो सब लोग अपने अपने घर जा रहे थे, सारे मजदूर घर जा रहे थे, तो हम भी तो रंग मजदूर ही हैं कहीं ना कहीं। बॉम्बे में थिएटर के मजदूर हैं, फिल्म के मजदूर हैं, बेसिकली एक्टर भी मजदूरी होता है, एक्चुअली मजदूरी करता है।
तो हम भी अपना झोला उठाए और 2-3 महीने तो सरवाइव किए, जो थोड़ा सा पैसा हमने रखा था बचाया था। तो उसके बाद लेकिन जुलाई में मेरी हालत खराब होने लगी, तो मैं गाँव चला गया। और बड़ा सा मैंने जैसे बताया कि बगल में करंजिया गाँव, छोटा सा गाँव, बड़ा खूबसूरत सा गाँव है। तो वो गाँव चला गया, बिहार का एक गाँव, जहाँ पे अपना घर है बड़ा खूबसूरत सा। पिताजी मेरे मतलब हमारे दादाजी चूंकि जमींदार एक जमाने में थे, मतलब मेरे परदादा। और उसके बाद धीरे धीरे उस तरह से तो अब नहीं रहा, लेकिन हाँ, घर पे सब स्थिति बहुत अच्छा है, सब ठीक ठाक, अच्छा सा घर है, जमीन जायदाद नहीं है हमारे पास ज्यादा, लेकिन शौक और रहन सहन बड़ा खूबसूरत है हमारा। जैसे बिहार में मिडिल क्लास फैमिली का होता है कि शौक में ही बिक जाते हैं ना, वजह से तो वो शौक में ही हम बिकने वाले लोगों में से हैं। तो हम बड़े शौकीन लोग हैं एक्चुअली। हमारे पिताजी भी वैसे हैं और हम लोग घर में भी सब वैसे ही हैं। अच्छा खासा खाना खाते हैं, बहुत अच्छा अच्छा खाना खाते हैं, अच्छे से रहते हैं और एक अच्छी जिंदगी गुजारते हैं। तो मैं वहां चला गया, मैं शादीशुदा हूँ। मैं और मेरी वाइफ दोनों बॉम्बे में थे उस वक्त लॉकडाउन में। तो हम जब घर पहुंचे तो उसी 2-3 महीने बाद में ना, मुकेश छाबड़ा मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, उनकी कास्टिंग कंपनी है एमसीसी। तो मुकेश छाबड़ा कास्टिंग कंपनी, मेरे मित्र हैं बहुत अच्छे, दिल्ली से दोस्त हैं वो। और तो उनके यहाँ से कॉल आया, हालांकि मैंने ऑडिशन बहुत पहले भी दिया हुआ था, काफी तमाम प्रोजेक्ट्स थे, लेकिन उस वक्त एक कॉल आया कि सोनी लिव पर एक शो बन रहा है, उसका नाम महारानी है, और आपको एक किरदार दिवाकर का जो है ऑडिशन करके भेजना है। तो मैंने करके भेज दिया ऑडिशन, जैसे मैं बड़े दिल से करता हूँ, बहुत डेडिकेशन के साथ ऑडिशन करता हूँ, वो करके मैंने घर से ही, और घर पे चूंकि सेटअप है नहीं, लेकिन फिर भी हमने कुछ बना लिया था। मेरी वाइफ ने कैमरा रिकॉर्ड कर दिया था ऑडिशन, तो करके भेज दिया। 2-3 महीने बाद उस ऑडिशन के मैं भूल गया, क्योंकि मैं मोस्टली ऑडिशन करके भूल जाता, मुझे याद भी नहीं रहता, कोई एक्सपेक्टेशन भी नहीं रहता कि पता नहीं क्या होगा इसका। लेकिन 2-3 महीने बाद कॉल आया कि ये किरदार आपका फाइनल हो गया है सर, और हम कांगड़ा टॉकीज से बोल रहे हैं, और आपको इस तरह से इतना पैसा दिया जाएगा, और यहाँ हम लोग शूट कर रहे हैं नवंबर से भोपाल। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि यार लॉकडाउन में सबकी हालत खराब थी, तो अचानक से ये काम आया तो बड़ा मजा आया, बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा चलो यार, लेकिन तब तक मुझे ये नहीं पता था कि हाँ ये किरदार इतना बड़ा है और इतना अच्छा किरदार है। मुझे थोड़ा सा ग्लिम्स था कि हाँ किरदार अच्छा लग रहा है, लेकिन इतना अच्छा होगा नहीं। और उन्होंने डिटेल भी नहीं बताया था मेरे किरदार के लेंथ। हाँ, शूटिंग के डेट जब बताया, उन्होंने बोला कि 15 दिन के आसपास हम शूट करेंगे आपके साथ, तो मुझे लगा कि किरदार बड़ा है ना। उस तरह से वो डेट्स उन्होंने मुझसे फरवरी तक का ब्लॉक किया था, नवंबर से लेकर। तो फिर घर वालों को बताया, लेकिन घर में इस तरह का माहौल है नहीं, तो वो खुश भी नहीं हुए। उनको लगा हाँ ठीक है यार, क्या जाओ शूटिंग करो, मतलब शूटिंग तो तुम करते ही हो, वैसे सालों से शूटिंग कर रहे हो, 12-13 साल से तो वही कर रहे हो तुम। तो उनको कोई इंटरेस्ट आया नहीं, वो बिल्कुल ही मतलब हल्के में लेते हैं वो आज भी, मतलब एक्टिंग को वो लोग बहुत हल्के में लेते हैं। और उस पर हम खैर बड़ी लंबी बात कर सकते हैं कि हमारे बिहार में जो माहौल है मिडिल क्लास फैमिली में, तो पढ़ाई के अलावा और कुछ माहौल नहीं होता है उनके हिसाब से, पढ़ना ही जिंदगी है, उसके अलावा दुनिया में और कुछ किया ही नहीं जा सकता, और आप कर ही नहीं सकते, और सर सरकारी नौकरी करना है। आपकी बात से बिल्कुल सहमत है सर, हमारे घर में भी यही हाँ हाँ, तो सबके घर में वही है बिहार में। मैं जानता हूँ, चूंकि फैमिली से बिलोंग करता हूँ, उस माहौल को मैंने देखा है। उनके हिसाब से सरकारी एक अच्छा से पढ़ाई करके सरकारी नौकरी ले लो तो तुमसे सक्सेसफुल कोई नहीं है, मतलब यू आर द मोस्ट सक्सेसफुल पर्सन इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू देम। जो परिभाषा बहुत गलत है उनकी, और वो कॉन्सेप्ट ही गलत है। इसलिए हमारे यहाँ से लोग जो, फिर मैं बड़ा विद्रोही, मतलब जब मैं एक्टिंग मैंने चूज किया तो मैं बड़ा विद्रोही हो गया था, रिबेलियस चाइल्ड तुम कह सकते हो कि आई वाज अ वेरी रिबेलियस चाइल्ड। तो रिबेल करके मैं निकला घर से और एक्टिंग में आया। पिताजी ने फिर घर से पैसे देने बंद कर दिए थे, और तमाम तरीके की मुश्किलें, बात करना, बहुत समय तक तो बात ही नहीं करते थे। तो वो सब हुआ था, क्योंकि मैं एक्टर बनना चाहता। तो खैर नवंबर में फिर मैं आ गया यहाँ भोपाल शूट करने। शूटिंग का पहला दिन बहुत ही डरावना था मेरे लिए, क्योंकि किरदार के बारे में कुछ पता नहीं था, वर्कशॉप भी नहीं हुआ था मेरा, तो मैं बिल्कुल ब्लैंक था। कॉस्ट्यूम पहना दिया, वैनिटी में ले जाके मेकअप कर दिया, और सीधा कहा कि डायरेक्टर बुला रहे हैं, सेट पे चलिए आप। मेरी तो हालत खराब थी, भाई ये क्या है। तो मैं सीधा सेट पे पहुंच गया। अब जाते ही मैंने डायरेक्टर से, सर से पूछा, सुभाष सर से कि सर मेरा वर्कशॉप भी नहीं हुआ, तो किरदार क्या है ये तो बता दो। कोई बता ही नहीं रहा मेरा किरदार क्या है, इसका डिटेल मुझे पता ही नहीं। और हम शूटिंग करने जा रहे, कैमरा ऑन है, सब कैमरा सामने था, बिल्कुल सेट लगा हुआ। उन्होंने बोला कि ओके पंकज, डू यू नो प्रशांत किशोर। मैंने कहा जानता हूँ सर, यू आर प्रशांत किशोर। और उनका सिर्फ एक लाइन का डिटेल था कि तुम प्रशांत किशोर का कैरेक्टर कर। और मैंने कहा ओके सर।
अब ये कि प्रशांत किशोर क्या क्या वो पूरा का पूरा उनका कैरेक्टर है, या सिर्फ ग्लिम्स है, या कुछ इंस्पिरेशन है, क्या है वो भी नहीं पता। सेट पे जब मैं गया, जब कैमरा ऑन देख रहा हूँ, सामने हुमा कुरैशी है, सोहम शाह है, और तमाम जो मेन लीड जो कैरेक्टर्स हमारे प्राइमरी कैरेक्टर हैं वो सब हमारे सामने खड़े थे। तो फिर भी अब चूंकि मैं थिएटर से हूँ, एक्टर हूँ, तो मुझे लगा कि चलो यार डायलॉग से रेडी थे मेरे, कोई दिक्कत ही नहीं। तो मैं कॉन्फिडेंट था, और शुरू हुआ, फिर कैमरा ऑन हुआ, वो सीन शुरू हुआ। लेकिन सीन होने में बहुत समय लगा, इसलिए कि मैं सुर को पकड़ने में मुझे प्रॉब्लम परेशानी हो रही थी। क्योंकि प्रशांत किशोर में पकड़ के बैठा था, वो कह रहे थे कि आपको कटाक्ष मारना है, और बहुत ही गंदा कटाक्ष है जो बिहार में एक दूसरे को हम जैसे कटाक्ष मारते हैं ना, बड़ा मुंह टेढ़ा करके, अरे मैडम आप ही तो है, वैसा वाला कुछ था, मतलब कटाक्ष करना। और मेरे दिमाग में कि प्रशांत किशोर इतने पढ़े लिखे इंसान हैं, ये ऐसे कटाक्ष कैसे कर सकते हैं? तो मैं कहीं अटक गया था उस चीज में। तो सुभाष सर आ गए वो कैंप मेरे उसमें, और वो लगे बताने मुझे चिल्ला चिल्ला के। फाइनली जो है उनका प्रयास रंग लाया, और सुभाष सर ने बहुत एफर्ट लगाया, तब जाके मुझे वो सुर पकड़ में आया। करण शर्मा जो डायरेक्टर है वो आ गए पानी वानी लेके, अरे क्या हो गया आपको दिवाकर जी, थोड़ा पानी वानी पी लीजिए पहले आप। तो पानी वानी पिलाया, थोड़ा शांत हुआ, एंड देन वो सीन फिर से शूट हुआ। तो फिर वो निकल गया, उसके बाद मुझे सुर पकड़ में आया, देन वो शूटिंग शुरू हो गया। तो बड़ा स्मूथ जो है वो दिवाकर का निकल गया। आपने देखी है या नहीं प्रतीक, पूरा शो देख लिया? तो सर जैसे उसमें आपका दिवाकर का कैरेक्टर दिख रहा है, उससे देख के लग रहा है कि आपको कभी राजनीति में रुचि रहा है कि नहीं? प्रतीक पहले ये बताओ कि आपने शो देखा है? हाँ सर, मैंने वेब सीरीज तो पूरी नहीं देखी, पर मैंने ट्रेलर देखी, और मैंने आपके बारे तो और हाँ मैं समझ गया। तो सबसे पहले तो देखिए, मैं ये चाहता हूँ कि जो भी मुझसे पहले बात करे वो कम से कम पूरा शो तो देख ले। तो आपको शो देखना चाहिए, महारानी जो है पूरा एक बार देखना चाहिए। अभी यही सब सेशन, लाइव सेशन चल रहे हैं, इसी के चलते टाइम नहीं मिल पाता है, लेकिन इस संडे हाँ ये सबसे पहला है। हाँ तो आप ठीक है, ओके। तो हाँ, अभी क्या सवाल पूछ रहे थे, फिर से पूछिए। तो आपका तो राजनीति में भी रुचि रहा कि नहीं रहा इस कैरेक्टर? देखो, राजनीति में रुचि इस तरह से रहा है कि मैं बिहार से हूँ, तो बिहार में घर घर में नेता होता है, ये तुमको पता है ना, कि वहां बच्चा बच्चा नेतागिरी करता है। नेता तो मतलब हम पैदाइशी हैं। हाँ, हम तो पैदाइशी नेता है। तो बिहार में हर कोई नेता है, आप समझ रहे हैं। आप कुछ नहीं कर सकते तो चलो नेतागिरी कर लो, वहां पे ये कहावत है, आपको पता ही है कि बच्चा पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहा है, कुछ नहीं किया, नौकरी वोकरी नहीं मिली, तो अरे यार चलो ठीक है, नेतागिरी तो है ना, अपने घर की खेती है, ऐसा लगता है। पटना जाएंगे सचिवालय में, और मंत्री जी के आगे पीछे करेंगे तो नेता बन ही जाएंगे वैसे भी। तो राजनीति में रुचि, चाचा विधायक क्या वाला चलता है। हाँ। तो रुचि इस तरह से रही है मेरी राजनीति में कि मैं चाहता हूं कि बिहार का दुर्भाग्य अभी तक चल रहा है, जो लालू प्रसाद यादव, महान लालू प्रसाद यादव जिसे जो शुरू हुआ था एक दौर हमारे बिहार को खखोर के खाने का और उसको खत्म करने का, वो दौर अभी भी चल रहा है। तो उस राजनीति के माध्यम से इसमें इंटरेस्ट है कि उसको बदला जाए। तो ये रुचि है मेरी, क्योंकि राजनीति में आके ही आप उसको बदल सकते हैं। आपके पास इतना पावर नहीं है कि आप उनसे लड़ सकते हैं, क्योंकि वो बहुत पावरफुल है, उनके पास हथियार है, उनके पास पैसे हैं, उनके पास सत्ता है, उनके पास कुर्सी है, उनके पास मैन पावर है, सब कुछ है उनके पास, राइट। तो आपको उनसे अगर जूझना है और उनसे लड़ना है तो आपको राजनीति में आना पड़ेगा। तो पॉलिटिक्स में डेफिनेटली इंटरेस्ट है मुझे, लेकिन पता नहीं कब ज्वाइन करूंगा, क्या करूंगा। बट प्रशांत किशोर जी के साथ मेरा एक इंटरेक्शन हुआ था जब वो बात बिहार की करके उन्होंने प्लेटफॉर्म शुरू किया था नीतीश कुमार से अलग होने के बाद, और मैंने मैसेज किया था ट्विटर पे, तो उनका रिप्लाई आया था कि पंकज मुझे खुशी होगी अगर आप जुड़ेंगे हमारे साथ। तो मैंने बोला था कि बताइए कब आना है मुझे, मैं गांव में आके लोगों को अवेयर करूंगा कि भाई बिहार का बदलाव आना जरूरी है। आप लोग जिस तरीके के नेताओं को वोट देकर जिता रहे हैं वो आपके कर्णधार नहीं है, बल्कि आपके जो है वो अर्थी निकालने वाले हैं, वो आपका जो है वो बैंड बजाने वाले नेता है जिनको आप वोट देकर जिता रहे हैं। तो ऐसे किसी को जिता के लाइए जो बिहार का सुधार करे, सचमुच में बिहार का विकास कर सके। बिहार के में जो गुंडागर्दी है, जो भी शिक्षा है, शिक्षा को जो खत्म कर दिया गया था, आपको पता होगा, उसको फिर से शुरू किया जाए। लूट खसोट की जो राजनीति है वो सबको खत्म किया जाए। तो वो प्रशांत किशोर जी से मेरी एक बातचीत छोटी सी हुई थी, फिर उनके ऑफिस से फोन भी आया था, और बातें पता चला कि हाँ थोड़ा सा वो धीरे धीरे करके इस चीज को आगे बढ़ा रहे हैं। अगले चुनाव में शायद वो कुछ अच्छा इसको लेके करने वाले हैं। तो मेरा इंटरेस्ट बस यही है कि पहले तो एक्टिंग कर लूं अच्छे से, एक्टिंग में लोग जान जाए, और थोड़ा सा मेरे पास भी एक ऑथोरिटी ये हो जाए कि मैं कुछ बोलूं तो लोग सुने।
है ना। तो वो जब आ जाएगा तो फिर हम सोचेंगे डेफिनेटली हम भी कि राजनीति की जो है वो बिहार में कुछ किया जाए, शायद हो सकता है हम भी बनने की कोशिश करेंगे और बदलाव लाने की कोशिश करेंगे। जी सर, बिल्कुल आपकी इस बात से तो सहमत है। मैं भी बेसिकली बिहार के सिवान डिस्ट्रिक्ट से ही हूँ, और कैसा अच्छा। कंडीशन है ये तो मैं बिल्कुल अच्छे से समझ सकता हूँ सर। हम्म। सर तो सुशील सर से तो आपका मुलाकात हुआ होगा। सुशील पांडे जी से? यस। नहीं नहीं, सुशील जी से मुलाकात मेरी नहीं हुई सेट पे, चूंकि हमारा कोई सीन साथ में नहीं था, तो हम मिले नहीं साथ में कहीं। बट अच्छे एक्टर हैं, मैं जानता हूँ, और हम एक दूसरे से फेसबुक पे जुड़े हुए हैं, बातचीत भी होती है, मुलाकात भी हुई है बात। और आपको हुमा मैम के साथ कैसा लगा सबसे पहले वेब सीरीज करके? हुमा कुरैशी के साथ बहुत अच्छा काम करने का अनुभव था मेरा। बहुत प्रोफेशनल है, और जब भी आप एक प्रोफेशनल सेटअप पे होते हैं, प्रोफेशनल एक्टर्स के साथ में जब स्क्रीन शेयर करने का मौका मिलता है तो बड़ा मजा आता है, बिकॉज दे ऑल आर वेरी डेडिकेटेड टू देयर वर्क। तो वो काम सिर्फ करना है और काम पे बहुत फोकस्ड है। जब उनके साथ सीन मैं कर रहा था, आपको आपने देखा होगा, शायद अभी तो देखा ही नहीं, आपने देख लीजिए तो पता चलेगा। हुमा कुरैशी के साथ मेरा एक बड़ा सा सीन है, बहुत बड़ा। तो उस सीन को हम जब करने जा रहे थे, तो उन्होंने उस दिन, वो सुबह 7 बजे का कॉल टाइम था हमारा, तो हम 8 बजे तक मेकअप करा के पहुंच गए थे सेट पे। और जब मैं पहुंचा तो देखा कि हुमा कुरैशी बैठी हुई है अपने उस चेम्बर में, मतलब कुर्सी पे, जो मुख्यमंत्री का कुर्सी है वहां। और तो जाते ही छूटते ही बोली, अरे दिवाकर जी आप एकदम रेडी हैं, आप तो मूड में लग रहे हैं आज। आज जो है, मैंने कहा हाँ बिल्कुल तैयार हूँ मैं तो चलिए जो संभाल लीजिएगा। मैंने कहा अरे संभालना आप लीजिएगा, आप सीनियर एक्टर हैं, मैं तो मेरा तो ये पहला वेब सीरीज है, और आपने अपने इतना काम किया है। तो नहीं नहीं, फिर तो बड़ा मुश्किल है, पता नहीं वो किस सेंस में बोल रही थी, बाद में खैर पता चला कि, फिर हमने कहा चलिए दोनों कुछ मिलकर करते हैं, अच्छा कुछ हो जाएगा सीन। और फाइनली वो सीन बड़ा अच्छा हुआ, आप देखेंगे तो पता चलेगा। और सर जैसा कि हमने ट्रेलर में देखा, वो स्पीच जो हुमा मैम देती है उस टाइम पे हाँ कंट्रोल करना मुश्किल था, आपने उसको कैसे? हाँ। अब देखिए, मैं तो देखिए कैरेक्टर जो निभा रहे होते हैं तो आपको उस कैरेक्टर में रहना होता है। हम वो एक दर्शक बन के नहीं देख रहे थे, हम तो एक एक्टर बन के वहां थे, एक्टर के माध्यम से उस कैरेक्टर में मैं था। तो मुझे तो एक विधायक, मतलब एक फाइनेंस मिनिस्टर जो होता है, वित्त मंत्री में, वित्त मंत्री और का? बाद में मुझे वो स्वास्थ्य, हाँ जी, और बाद में स्वास्थ्य मंत्री मुझे बना देती है जो है हुमा कुरैशी, मतलब रानी भारती जो है, गुस्से में आके। क्योंकि मैंने कटाक्ष मैंने मारा होता है कि टेक्निकल मुख्यमंत्री तो आती है हमारी, तो उनको बुरा लग गया था। तो ऐसा कुछ एक घटना है उसमें, जब आप देखेंगे तो पता चलेगा। और स्वास्थ्य मंत्री का भी रोल किया है? हाँ जी, हाँ जी। तो मैं, अब वो स्वास्थ्य मंत्री को मे भी शायद अगर आगे का सीजन आता है, सेकंड सीजन, तो मे भी उस कैरेक्टर को फिर वो स्वास्थ्य मंत्री के रूप में आगे उसको निखारेंगे और दिखाएंगे। टेक्निकल मुख्यमंत्री, इसका इसका मतलब इस संडे को आपका वेब सीरीज देखना है तो देखना है। जरूर देखिए प्रतीक, उसको मजा आएगा, ठीक है। हाँ, पंकज क्या कहना चाहेंगे, जो कि अभी अभिनय करना चाहते हैं लेकिन अभी उनका पेरेंट्स अलाउ नहीं करते हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखो भाई, मैं सबको यही बोलता हूँ, आगे भी यही बोलूंगा कि मेरा अब तक का जो अनुभव, अपने अनुभव के हिसाब से ही बोल रहा हूँ। मैं कोई बहुत बड़ा उपदेशक नहीं बन गया हूँ, या बहुत बड़ा एक्टर नहीं हूँ, छोटा मोटा एक्टर हूँ। और अब तक जो काम किया है उसी के हिसाब से, अनुभव के हिसाब से मैं बोलना चाहूंगा कि आप लोग अगर एक्टर बनना चाहते हैं और बिहार से हैं या यूपी से हैं या किसी और भी राज्य से हैं, तो सबसे पहले तो अपने घर वालों की सहमति लें, कोशिश करें कि मिल जाए। अगर नहीं मिलता है तो फिर डगर जो है वो वैसे भी मुश्किल है, अगर मिल भी जाए तब भी मुश्किल है। तो ये मुश्किल रहा है, बहुत बहुत मुश्किल, चुनौतियों से भरा हुआ है। अपने आसपास थिएटर ग्रुप देखें कि कहाँ पे कोई अच्छा थिएटर ग्रुप है, वो पहले ज्वाइन कर लें। और उसके बाद अगर मौका मिले तो फिर आप दिल्ली आए, दिल्ली में बहुत कमाल का थिएटर होता है। वहाँ इंस्टीट्यूट कोई बड़ा सा है, उसमें आप एडमिशन ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते, जरूरी नहीं। अगर आप ले लें तो बेहतर है। वहाँ पे FTI है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है, श्री राम सेंटर है। तो इस तरह के जो तमाम इंस्टीट्यूट है वहाँ आप आके जुड़ जाएंगे, तो यही है। तो और आप इस महारानी के दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगे? इसका रिस्पांस तो काफी अच्छा रहा। जी, मैं सब लोगों को यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग देखें, अगर अब तक आपने नहीं देखी है, प्रतीक ने भी नहीं देखी है, तो देख लो प्रतीक पहले तो भी। और बाकी तमाम लोगों को आप तो बोलें कि सब लोग देखें। मैं बोलना चाहूंगा कि सब लोग देखिए, महारानी की चर्चा भी हो रही है, सचमुच में कुछ अच्छा बन पड़ा है। और सबसे बड़ी बात है कि सुभाष कपूर बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, कमाल का उनको उनकी पकड़ है, जो है वो राजनीतिक चीजों पे, जॉली LLB से लेके फंस गए रे ओबामा से लेके, और
सरकाज़म उनका बहुत कमाल होता है, उस पे उनकी बहुत पकड़ है। तो आप देखिए बहुत कमाल का एक सीरीज़ बना है और मेरे कैरेक्टर को लेके बहुत सारे लोग फ़ोन कर रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं, तो थैंक यू सो मच, धन्यवाद आप सब लोगों का कि आप लोगों ने मेरे कैरेक्टर दिवाकर को बहुत पसंद किया है। ऐसे ही आगे भी प्यार बनाए रखिए दिवाकर को और भी आप अलग-अलग किरदार में देखेंगे आगे आने वाले समय में। लॉकडाउन एक बार खुल जाए तो फिर टेक्निकल मंत्री जी भी कह सकेंगे। हाँ, बिल्कुल, राइट। तो सर हम भी आपके बेस्ट फ्यूचर के लिए आपको विश करते हैं। थैंक यू थैंक यू सर कि आप हमारे क्रिएटिविटी पीकेपी को आपने समय दिया। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा सर, बहुत अच्छा। थैंक यू, मुझे भी अच्छा लगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर थैंक यू सर, बहुत बहुत थैंक यू सर।